जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट है वो प्रोकैरियोट से किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, ये हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो इसके लिए यानी इस हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। स्पेकुलेशंस कहते हैं क्यास आराइयाँ को, यानी पंजाबी में जिसको तुक्के कहते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे जो हैं वो स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी क्यास आराइयाँ दी हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसे हुआ होगा, ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे होगा, ऐसे हुआ होगा अर्थ के ऊपर। बट वन ऑफ देम इज़ दैट द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज़ प्रोड्यूस्ड डीप इनटू ओशंस in under hot springs called hydrothermal vents। यानी कि बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के हवाले से, लेकिन उन स्पेकुलेशन में से एक स्पेकुलेशन ये भी है कि ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो डीप इनटू ओशंस में हुआ है। यानी समंदर की गहराइयों के अंदर कुछ हॉट स्प्रिंग्स हैं, यानी गर्म पानी के चश्मे हैं, जिनको हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। तो वहाँ पे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, यानी पहला जानदार वहाँ पे बना है, वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। कि वो कहाँ पे बने हैं, वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में बने हैं, गर्म पानी के चश्मों के अंदर बने हैं, जो कि ज़ेरे ज़मीन यानी अंडर वाटर जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, वहाँ बने हैं। अगर हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात करें, तो इसमें ऐसी क्या बात थी कि वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं ये अपने अंदर ये कुछ वो एनर्जी रखता है, यानी यहाँ पे एनर्जी अवेलेबल थी, कुछ रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल था, जिससे ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल था। यानी जिससे ज़िंदगी का आगाज़ हो सकता था। ज़िंदगी के आगाज़ के लिए, ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए उसके ओरिजिन के लिए जो-जो मटेरियल चाहिए था, जो एनर्जी चाहिए थी, वो यहाँ पे अवेलेबल थी हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे। तो जिस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब रॉ मटेरियल से मुराद यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे अगर हम किसी भी जानदार की बात करें, तो उसमें हमें प्रोटीन नज़र आएगी, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट नज़र आएगी। जैसे अगर बैक्टीरिया को देखें तो उसकी सेल मेम्ब्रेन को देख लें, तो सेल मेम्ब्रेन में आपको लिपिड जो है वो नज़र आता है, उसमें प्रोटीन नज़र आती है। तो प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो अमाइनो एसिड होंगे। तो इसी तरह से अगर लिपिड को बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? फैटी एसिड चाहिए ऑब्वियसली। तो ये फैटी एसिड और जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये रॉ मटेरियल यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं यहाँ पे मौजूद होगा, जिस वजह से फिर ये जो छोटे सब यूनिट थे ये असेंबल किए, और जिससे क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज़्म जो है ये बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं आर्कियो बैक्टीरिया के बारे में। आर्कियोबैक्टीरिया ही असल में ये वो ग्रुप था जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर जो है सबसे पहले ये प्रोड्यूस हुए थे। और ये क्यों प्रोड्यूस हुए थे, इनमें ऐसी क्या ख़ास बात थी? हाइड्रोथर्मल वेंट्स का जो टेम्परेचर है, यानी वो गर्म पानी के जो चश्मे हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता था, और अभी भी हाई है कि 120 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर जो है ये होता है। तो ये वो बैक्टीरिया थे जो 120 के टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते थे। हैव लेस एवोल्यूशनरी चेंज, तो ऐसे ये बैक्टीरिया के ग्रुप हैं जिसमें एवोल्यूशनरी चेंज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं आई है, ये इतने ज़्यादा नहीं बदले हैं। यही वजह है कि ये सपोर्ट करते हैं वेंट हाइपोथेसिस को। वेंट हाइपोथेसिस इसी को कहते हैं कि ये जो ज़िंदगी का जो आगाज़ हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुआ है, इसको वेंट हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अर्ली इन्वायरमेंट कंडीशंस जो थीं, वो कैसी थीं? अर्ली इन्वायरमेंट कंडीशन की अगर हम बात करें, तो उस वक़्त लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स थे, यानी जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बहुत कम थे। अ, इसी तरह से फिर नीड अदर न्यूट्रिएंट सोर्स,
तो फिर अदर न्यूट्रिएंट सोर्सेज़ की भी ज़रूरत थी। जो ऑर्गेनिज़्म थे, उन्होंने क्या किया फिर फ़ोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दी, ठीक है? तो जो फर्स्ट फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़्म था, वो उसने यूज़ किया हाइड्रोजन सल्फ़ाइड को एज़ ए हाइड्रोजन सोर्स। यानी उसने वाटर को एज़ ए हाइड्रोजन सोर्स यूज़ नहीं किया, बल्कि उसने किसको यूज़ किया? हाइड्रोजन सल्फ़ाइड को यूज़ किया, H2S को, ठीक है? और जब वो H2S को यूज़ करता था, तो जिस वजह से फिर उसमें से ऑक्सीजन तो रिलीज़ हो नहीं सकती, इसमें से जो चीज़ रिलीज़ होनी है वो सल्फ़र रिलीज़ होना है। और फिर जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीडाइज़िंग एटमॉस्फेयर नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटर एनवायरनमेंट कंडीशंस की, उस वक़्त फिर ये हुआ कि जो H2O है यानी वाटर जो है इसने रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया फोटोसिंथेसिस में? H2S को। यानी हाइड्रोजन सल्फ़ाइड की जगह पे फिर वाटर यूज़ होने लगा, ठीक है? जब वाटर यूज़ होगा तो डेफ़िनेटली इसमें से जो चीज़ रिलीज़ होगी वो ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। और फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस स्टार्टेड, और इस तरह से फ्री जो ऑक्सीजन थी वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट होगी इन एटमॉस्फेयर। यानी इसमें से जो फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, तो वो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर इकट्ठी होती गई। एटमॉस्फेयर टर्न्ड इनटू ऑक्सीडाइजिंग। अब वो ये जो एटमॉस्फेयर था वो फिर ऑक्सीडाइजिंग हो गया, यानी पहले रिड्यूसिंग था और रिड्यूसिंग से अब फिर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग हो गया, कि यानी इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन आ गई है, जिस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, क्योंकि वही जो ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर होगी वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगी। तो जिस चीज़ के साथ वो रिएक्ट करेगी, जिसके साथ वो ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो उसकी ऑक्सीडेशन कर देगी, जिस वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओज़ोन लेयर फॉर्मेशन की। अगर हम ओज़ोन लेयर फॉर्मेशन की बात करें तो अबाउट 420 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 420 मिलियन ईयर्स एगो ओज़ोन लेयर की फॉर्मेशन हो गई थी। यानी इतनी ज़्यादा जो है ओज़ोन लेयर बन चुकी थी 420 मिलियन ईयर्स एगो, कि ये लाइफ जो है वो पॉसिबल थी लैंड के ऊपर। यानी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो तो कहाँ हुआ है? वो तो हुआ है पानी के अंदर, ठीक है? लेकिन 420 मिलियन ईयर्स अगो इतनी ओज़ोन की लेयर भी बन चुकी थी कि अब लैंड जो है उसके ऊपर भी ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल थी, ठीक है? और उसके बाद फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जिसको प्रोकैरियोट कहते हैं, वर अपीयर्ड मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी 3.5 बिलियन ईयर अगो जो है ये पहला ऑर्गेनिज्म ये अपीयर हुआ था। यानी आज से अगर हम 3.5 बिलियन ईयर पीछे चले जाएं तो उस वक्त पहला ऑर्गेनिज्म ये प्रोड्यूस हुआ था। यूकैरियोट फर्स्ट यूकैरियोट वर फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स को। यानी ये कोई 1.5 बिलियन ईयर गो पहले जो है यूकैरियोट ये इवॉल्व हुए थे प्रोकैरियोट से। हमारा टॉपिक यही है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने, कब बने, तो ये हमने देखना है। तो ये बने थे आज से कोई 1.5 बिलियन साल पहले, 1.5 बिलियन साल पहले यूकैरियोट से ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने थे। उसके बाद हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट कि अब ये जो यूकैरियोट है ये इवॉल्व कैसे हुए हैं। तो इस हवाले से 2 हाइपोथेसिस है कि यूकैरियोट कैसे इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से। पहले हाइपोथेसिस का नाम है एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। दूसरे हाइपोथेसिस का नाम है इन्वेजिनेशन मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस को, कि एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है। फर्स्ट प्रपोज बाय लिन मार्गुलिस। ये जो हाइपोथेसिस है ये लिन मार्गुलिस ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व्ड व्हेन अ लार्ज एनारोबिक
bacteria started ingesting small bacteria. यूकेरियोटिक सेल जो है वो उस वक़्त बने थे कि जब एक बड़े एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने इंजेस्ट करना शुरू कर दिया था, निगलना शुरू कर दिया था। किसको निगलना शुरू कर दिया था? छोटे बैक्टीरिया को पकड़कर खाना शुरू कर दिया था। और फिर उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि एक यूकेरियोटिक सेल बन गई। यानी ये हाइपोथिसिस जो है, हाइपोथिसिस हम कहते हैं एक आम बयान को ही कहते हैं कि जो किसी चीज़ के बारे में दे दिया जाता है और इसके गलत होने के चांसेस भी होते हैं, सही होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसको जो है इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये है कि जो एक यूकेरियोटिक सेल है वो इस तरह से बना है कि जो एक बड़ा-सा प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को निगलना शुरू कर दिया और फिर उसको निगल कर अपने अंदर हज़म नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि क्या किया कि उसको अपने अंदर महफ़ूज़ करके रख लिया। और फिर दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के ज़रिए से। ठीक है? तो इसको फिर इस हाइपोथेसिस को कहते हैं एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस, जो कि एक्सप्लेन करता है कि जो अंदर की ऑर्गेनेलीज़ हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़ वो कैसे बनी हैं। वो फिर इसके अकॉर्डिंग यही है कि जो एक बड़ा-सा बैक्टीरियल सेल था उसने छोटे बैक्टीरियल सेल को निगल लिया था और उसको अपने अंदर सेव कर लिया और वो फिर इकट्ठे रहने लग गए सिम्बायोसिस के साथ। जिस वजह से वो जो निगले हुए जो ऑर्गेनिज़्म थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे, वो बाद में ऑर्गेनेलीज़ में कन्वर्ट हो गए। ही जस्टिफाइड दैट, इसने वज़ाहत की कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, जिस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनर्जी कन्वर्जन इन यूकेरियोटिक सेल, कि अगर यूकेरियोटिक सेल में देखें तो अ, ये जो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस मकसद के लिए होती है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए होती है और एनर्जी कन्वर्जन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है? एनर्जी कन्वर्जन में इसका रोल होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है वाज़ फॉर्म्ड, ये बनी थी व्हेन अ लार्ज एनारोबिक सेल इंजेस्टेड स्मॉल एरोबिक सेल। यानी जब एक बड़े एनारोबिक सेल ने एक छोटे से एरोबिक सेल को निगल लिया था तो तब ये ऑर्गेनेली बन गई थी। एरोबिक सेल उसको कहेंगे या एरोबिक बैक्टीरिया उसको कहेंगे हम कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़िंदा रह सकता है। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ज़िंदा रहता है। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली ऐसे बनी है कि एक बड़ा-सा एनारोबिक बैक्टीरिया था, यानी वो बैक्टीरिया था जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ज़िंदा रहता है। उसने क्या किया, उसने एक ऐसे बैक्टीरिया को निगल लिया, ऐसे सेल को निगल लिया जो एरोबिक था, यानी जो ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में ज़िंदा रह सकता था। तो फिर क्या हुआ कि जब उसको निगल लिया तो उसको निगल कर उसने हज़म नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि दोनों इकट्ठे रहने लग गए। तो फिर जिस वजह से उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी आ गई कि अब वो जो एनारोबिक बैक्टीरिया था वो ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में भी ज़िंदा रह सकता था। ठीक है? क्यों ज़िंदा रह सकता था? क्योंकि उसके अंदर वो वाला जो बैक्टीरिया था वो आ चुका था जो ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में ज़िंदा रह सकता है। ठीक है? और इस वजह से वो फिर जो उसका उसके अंदर जो निगला हुआ बैक्टीरिया था, जो सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल, वो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया एंड डिड नॉट डाइजेस्ट इट बट बोथ स्टार्टेड लिविंग बाय सिम्बायोसिस। कहते जी उसने क्या किया, जो एरोबिक सेल है उसको निगल लिया, छोटे एरोबिक सेल को यानी छोटे एरोबिक बैक्टीरिया को निगल लिया और बाद में उसको अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि सिम्बायोसिस के साथ रहने लगे। Then this bacterium also had the ability to live in the presence of oxygen। अब ये जो बैक्टीरियम था जिसने एरोबिक बैक्टीरियम को निगल लिया था, इसके अंदर भी ये एबिलिटी आ गई कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जिंदा रह सकता था। देन इट इंजेस्टेड अ स्पाइरोकीट बैक्टीरियम, फिर इसने एक स्पाइरोकीट बैक्टीरियम को वो निगला, यानी अभी भी रुका नहीं है। अब इसने क्या किया, एक और बैक्टीरियम को निगला जो कि स्पाइरोकीट है। स्पाइरोकीट बैक्टीरियम कहते हैं हम
स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को कहते हैं, जो स्प्रिंग की तरह के होते हैं। देन एंड डेवलप्ड देयर whip like structure कॉल्ड फ्लैजेला। तो फिर इसने क्या किया, अपने जो whip like स्ट्रक्चर है फ्लैजेला वो डेवलप कर लिए। यानी बैक्टीरिया के अंदर या यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं, वो इस वजह से हुए हैं जी, कहते जी इसने जो बैक्टीरिया थे ना उसने स्पायरोचीट जो बैक्टीरिया है उनको निगला था और थोड़ा-सा उनको निगल लिया था, बाकी जो है वो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया बाहर ही रहा और वो फिर किस में बदल गया, वो फ्लैजेला में कन्वर्ट हो गए। देन इट डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट, फिर इसने क्लोरोप्लास्ट को डेवलप किया, इस ऑर्गेनेली को, व्हेन इट इंजेस्टेड अ प्रोकैरियोट दैट रिजेंबल प्रेजेंट डे साइनोबैक्टीरिया। जब इसने उस प्रोकैरियोट को निगला जो आज के ज़माने के जो साइनोबैक्टीरिया है उसके साथ रिजेंबल करते हैं। यानी अपने अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रखते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब इसने यानी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को निगला तो इसके अंदर फिर वो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था वो उस ऑर्गेनेली में कन्वर्ट हो गया जिसको हम आज क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक बड़ा सा एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसने क्या किया, एक एरोबिक बैक्टीरिया को निगल लिया। ठीक है, और जब इसको निगला तो फिर ये इसके अंदर ये आ गया। अब ये जो है एरोबिक बैक्टीरिया था, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ज़िंदा रह सकता था। जब इसने एरोबिक को भी निगल लिया तो अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ज़िंदा रह सकता है। और फिर इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ आ गई कि यानी ये एनारोबिक भी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है और एरोबिक में भी कर सकता है। फिर इसने क्या किया कि इसने स्पाइरोकीट जो बैक्टीरिया हैं यानी जो स्पाइरल शेप्ड हैं इनको निगला। तो ये देखें इसने हाफ इसको जो है वो इंजेस्ट कर लिया है और बाकी जो है वो उसका पार्ट बाहर ही है। तो जिस वजह से ये जो है वो फ्लैजेला डेवलप हो गए। उसके बाद मज़ीद इसने क्या किया कि इसने कुछ सियानोबैक्टीरिया से मिलते-जुलते यानी आज के ज़माने के जो सियानोबैक्टीरिया हैं, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, उनसे मिलते-जुलते प्रोकैरियोट को निगला। तो फिर इनके अंदर जो है ये करैक्टर आ गया कि ये फिर ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर भी शो करने लगे। यानी ये अपनी खुराक खुद भी बना सकते थे और फिर इनके अंदर जो है वो ऑर्गेनेली डेवलप होगी, यानी इन बैक्टीरिया से जो ऑर्गेनेली डेवलप हुई अंदर, उसको क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया गया। और इस सारे हाइपोथेसिस को कहते हैं एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंटिटीज यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो कुछ बॉडीज़ हैं जिनको ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं वर फॉर्म्ड, वो बनी थी व्हेन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल ने अपनी ही मेम्ब्रेन को, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसने अपनी ही मेम्ब्रेन को क्या करना शुरू कर दिया, अंदर को ऐसे करके इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और अंदर की जानब इसका इन्वेजिनेट करने को हम इनफोल्डिंग भी कहते हैं कि उसने इनफोल्डिंग करना शुरू की अंदर की जानब, या इनवार्ड इनवार्ड फोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि फोल्डेड इनवार्ड, इनवार्डली अंदर की जानब जो है वो ऑर्गेनेली जो है जो प्रोकैरियोट हैं, जो बैक्टीरिया है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की जानब इन्वेजिनेट करती, और इससे क्या हुआ कि इनक्लोज कर लेती किस चीज़ को, कॉपीज ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल। इसका जो डीएनए है उसकी उसकी वो इसका इसको इनक्लोज कर लेती। ठीक है, और इस तरह से जो ऑर्गेनेलीज अंदर बन गई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, तो ये इस तरह से बनी है। यानी इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि जो ऑर्गेनेलीज़ हैं वो किस तरह से बनी हैं, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन यानी उसी की अपनी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी के अंदर को इन्वेजिनेट करने की वजह से अंदर जो ऑर्गेनेलीज़ हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़ वो बन गई हैं। जैसे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सारी वो ऑर्गेनेली हैं जो अपने अंदर डीएनए भी रखती हैं।
तो कहते हैं ये ऑर्गेनेली ऐसे बनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, जो बैक्टीरिया उसकी मेम्ब्रेन अंदर को एनफोल्ड करती थी और अंदर जो पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल था उसको एनक्लोज़ कर लेती थी। और जिस वजह से क्या हुआ कि बाद में यही वाली जो फ़ोल्डिंग से बने हुए बॉडीज़ थीं, यानी जो एंटिटीज़ थीं, जो सेल के अंदर जो इस तरह की छोटी-छोटी बॉडीज़ बन गई थी, जो मेम्ब्रेन के फ़ोल्ड करने से बनी थी, वो बाद में फिर इवॉल्व होगी और इवॉल्व होके वो किस में बदल गई? वो बदल गई यूकेरियोटिक जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियन है, न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट, इसमें बदल गई। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और इसके अंदर से ये मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट कर रही है और करते-करते जो है ये क्या कर रही है कि अंदर जो पड़ा हुआ डीएनए है उसको कवर कर रही है, उसको एनक्लोज़ कर रही है। और इस तरह जब डीएनए को एनक्लोज़ करती है तो बहुत सारी इसके अंदर भी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़ जो हैं वो बन जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एटसेट्रा। एट फर्स्ट newly formed eukaryotic cells existed by themselves, यानी शुरू-शुरू में ये जो न्यूली फॉर्म्ड यूकेरियोटिक सेल थे, ये खुद ब खुद ही एग्ज़िस्ट करते थे, ठीक है? यानी तन्हा ही रहते थे, यूनिसेलुलर ही थे। लेटर सम इवॉल्व्ड इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म, बाद में जो कुछ यूकेरियोटिक सेल हैं, उन्होंने इकट्ठे भी रहना शुरू कर दिया। यानी पहले जो यूकेरियोटिक सेल थे, वो तो ऐसे ही रहते थे, जैसे ये आप यूकेरियोटिक सेल को देख सकते हैं और ये एक अकेला सेल है। फिर इसने क्या किया कि इसने इस तरह से इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, ठीक है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो अपना ली कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म को बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म जो है वो बन गया, इंसान बन गया। यहाँ पे एक आप प्लांट भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ये फिर हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन ऑफ यूकेरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, के प्रोकैरियोट से यूकेरियोट कैसे बने हैं। और जब ये यूकेरियोटिक सेल बन गए तो पहले तो ये अकेले रहते थे, फिर उन्होंने क्या किया कि इकट्ठे होके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाना शुरू कर दिया। और ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें टिश्यू बने, फिर ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बना, तो ये इस चीज़ ने जो जानदार थे इनको कॉम्प्लेक्स बना दिया, इनकी बॉडी को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना दिया। और ये फिर इस काबिल हो गए कि ये हार्श से हार्श एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।